कुर्स्क में यूक्रेनी फौज पर रूस के हमले। 24 घंटे में यूक्रेन के 240 सैनिक मारे गए। यूक्रेन के 13 सैन्य वाहन भी नष्ट हुए। वॉशिंगटन से बाइडेन की सहमति मिलते ही यूक्रेन ने अपनी रणनीति में परिवर्तन कर दिया है। यूरोप के देश इस बात पर सहमत हो चुके हैं कि रूस में जंग लड़ने के लिए विदेशी लड़ाके यूक्रेन की वर्दी में भेजे जाते रहेंगे। अब यूक्रेन ने कुर्स्क में जंग तेज करने के लिए विदेशी लड़ाकों से गुरिल्ला हमले कराने शुरू कर दिए हैं। बीते 24 घंटे में कुर्स्क से लेकर बेलगोरोड तक यूक्रेन के कई बड़े हमले हुए हैं और यूक्रेन के इन हमलों का जवाब रूस बारूदी ताकत से दे रहा है। रूस ने कुर्स्क से लेकर कीव तक ड्रोन और मिसाइलों की बरसात कर दी है। देखिए क्या है कुर्स्क फ्रंट का हाल और पुतिन कैसे इसका विध्वंसक प्रतिशोध ले रहे हैं। रूसी धरती पर जंग छेड़ चुका यूक्रेन अब जंग में टिके रहने और रूस को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए गुरिल्ला रणनीति अपना रहा है। यूक्रेनी सेना कुर्स्क के अलावा कई इलाकों में जंग का विस्तार करना चाहती है और इसके लिए एक साथ कई तरह की युद्ध नीतियों पर अमल शुरू हो चुका है। यूक्रेनी सेना सुरंगों से रूसी टुकड़ियों पर हमले कर रही है। यूक्रेनी सेना घात लगाकर रूसी सेना के वाहनों पर फायरिंग कर रही है। कुर्स्क में जगह जगह बॉबी ट्रैप लगाए जा रहे हैं। रूस के अलग अलग शहरों पर ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। रूस की निगरानी पोस्ट पर तैनात जवानों पर एफपीवी ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। ये यूक्रेन की ओर से जारी रूसी पोस्ट पर तैनात एक जवान पर एफपीवी ड्रोन हमले की तस्वीरें हैं। ये रूसी जवान यूक्रेन का ड्रोन देखते ही जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन ड्रोन ऑपरेटर उसका पीछा करता है। रूस का ये जवान यूक्रेन के इस ड्रोन को दबोच लेता है। भागते भागते थक चुका रूसी जवान जैसे ही दम साधने के लिए रुकता है, विस्फोट हो जाता है। इसी तरह यूक्रेन के जवान उन इलाकों में टोली बनाकर हमले कर रहे हैं जहां जंग नहीं हो रही है। यूक्रेन ने रूसी पेट्रोलिंग टीम के एक वाहन पर घात लगाकर हमला किया। इस हमले में रूस के कई जवानों की मौत हो गई। यूक्रेन ने कुर्स्क सहित बेलगोरोद और वोरोनिश पर बड़े कामिकाज़े ड्रोन से हमले किए हैं। ये यूक्रेन के कामिकाज़े ड्रोन हमले की तस्वीरें हैं। इस हमले में रूस का एक हथियार गोदाम जल गया। रिपोर्ट है कि यहां नॉर्थ कोरिया से मिली बैलिस्टिक मिसाइलें स्टोर की गई थी। इसी तरह यूक्रेन ने बेलगोरोद पर कामिकाज़े ड्रोन हमले किए। यूक्रेन का एक ड्रोन बेलगोरोद के ऑयल डिपो पर गिरा और काला धुआं आसमान तक छा गया। बेलगोरोद से यूक्रेन के हमले की कई तस्वीरें आई हैं। बेलगोरोद के अलावा यूक्रेन ने रूस के समारा में भी हमले किए। इस हमले में रूस की एक ऑटो फैक्ट्री में आग लग गई। यूक्रेन रूस के तेल डिपो को टारगेट कर रहा है। इन तेल डिपो से मिलिट्री को ईंधन सप्लाई किया जाता है। इसके साथ ही कुर्स्क में बूबी ट्रैप लगाकर रूसी सेना को फंसाया जा रहा है। कुर्स्क सहित बेलगोरोद और समारा में रूस का ड्रोन एक्शन जारी है, जिसमें रूस के कई सैन्य वाहन नष्ट हुए। यूक्रेन सैन्य वाहनों और अहम जगहों पर ड्रोन से बम गिरा रहा है और रूसी सैनिकों को मारने के लिए जाल बिछा रहा है। रूसी जवानों को फंसाने के लिए यूक्रेनी सेना कुर्स्क में छोटी छोटी खंदकें तैयार कर रही है। इन खाली खंदकों में विस्फोटक लगा दिए जाते हैं।
रूसी सेना इनको यूक्रेनी मोर्चा समझकर हमले के लिए आती है। जैसे ही रूसी जवान धमाके की रेंज में आते हैं, तुरंत विस्फोटक को डेटोनेट करके धमाका कर दिया जाता है। दूसरा तरीका यह है कि यूक्रेन के जवान रूसी सेना के सामने सरेंडर करने का दिखावा करते हैं। जिस जगह पर सरेंडर किया जाता है वहां से कुछ दूरी पर विस्फोटक लगे होते हैं। सामने से रूसी सैनिक सरेंडर करने वाले जवानों को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही रूसी टुकड़ी आगे बढ़ती है, उसके करीब जोरदार धमाका किया जाता है। रूस ने कुर्स्क की जंग में अनुभवहीन नए भर्ती किए जवान उतारे हैं और ये आसानी से विदेशी मर्सनरी के जाल में फंस रहे हैं। यूक्रेन की इस युद्ध रणनीति से रूस को बड़ा नुकसान हो रहा है। इस नुकसान से तिलमिलाए रूस ने यूक्रेनी राजधानी पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। सितंबर की सुबह रूस ने कीव पर स्वार्म ड्रोन हमले किए। कीव मीडिया के मुताबिक 20 से ज्यादा ड्रोन हमले किए गए। यूक्रेन ने दावा किया है कि एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी ड्रोन हवा में ही नष्ट कर दिए। इसके साथ ही रूसी सेना ने एंटी एयरक्राफ्ट गन से खार्किव पर हमले किए। इन हमलों से खार्किव में भीषण आग लग गई। रूस ने यूक्रेन के सूमी पर भी कई बड़े हमले किए हैं। सूमी पर किए गए रूसी हमलों में कुर्स्क की जंग लड़ने पहुंचे 30 विदेशी लड़ाके मारे गए। 8 और 9 सितंबर को रूस ने सूमी पर 240 हमले किए। सूमी शहर कुर्स्क की जंग के लिए बहुत अहम है। यहां से यूक्रेन विदेशी लड़ाकों और अपनी फौज को कुर्स्क रवाना करता है। इसीलिए रूसी सेना लगातार सूमी पर हमले कर रही है। इसके अलावा रूसी सेना ने वोलेदर पोक्रोवस्क मोर्चे पर यूक्रेन के कई हथियार गोदाम और सैन्य वाहन तबाह कर दिए। कुर्स्क की जंग जीतने के लिए रूस सूमी तक की सप्लाई लाइन काटना चाहता है और इसीलिए पोक्रोवस्क से लेकर वोलेदर तक हमले किए जा रहे हैं। रूस का दावा है कि 1 महीने के भीतर ही यूक्रेनी सेना को कुर्स्क के पीछे धकेल दिया जाएगा और इसके बाद यूक्रेन के मददगार देशों से भी कुर्स्क हमले का प्रतिशोध लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इधर कुर्स्क में बाल बाल बचा रूसी सेना का काफिला। सेना की गाड़ी पहुंचते ही पुल पर धमाका हुआ। कुर्स्क के सईम नदी का एक और पुल नष्ट हुआ। Кассетами ебашу, назад! Бля, долбоёб его. Назад! Кассетами ебашу. तो एक तरफ यूक्रेन पर रूस के हमले बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी तरफ नेटो देशों के एयर स्पेस में रूसी ड्रोन घुसपैठ कर रहे हैं। बढ़ते खतरे को देखते हुए वॉशिंगटन में एक वॉर मीटिंग हो रही है, जिसमें तय किया जा रहा है कि आखिर रूस को कैसे रोका जाए। इस बीच अमेरिका ने रूस में तबाही मचाने की धमकी दे दी है, जिसमें 2 घंटे में रूस के मिसाइल ठिकानों को तबाह करने का अल्टीमेटम दिया गया। यानी अमेरिका और रूस में युद्ध के आसार बढ़ते जा रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो यूरोप में महाविनाश कोई नहीं रोक सकता। रूस ने इतनी तबाही मचाई है कि अब यूक्रेन को अमेरिका से गुहार लगानी पड़ी है।
अमेरिका को तय करना है कि रूस से युद्ध का नया अध्याय शुरू किया जाए या नहीं। क्योंकि यूक्रेन अब ज्यादा दिन तक युद्ध नहीं लड़ सकता। कहीं ऐसा ना हो कि रूस यूक्रेन के बाद बाल्टिक देशों पर हमला कर दे, इसलिए पेंटागन में मंथन चल रहा है। ऐसा क्यों है, यही समझ लीजिए। रूस के ड्रोन अब नेटो देशों तक भी जा पहुंचे हैं। पोलैंड पर रूस का ड्रोन गिरा, लातविया ने रूसी ड्रोन से हमले का दावा किया, जबकि रोमानिया में ड्रोन से विस्फोट हुआ। ये वही वीडियो है जिसे लेकर रोमानिया ने दावा किया है कि रूस का ड्रोन उसकी सीमा में गिरा। रात के अंधेरे में तेज विस्फोट हुआ। रोमानिया ने कहा है शायद ये कामिकाज़े ड्रोन शाहिद हो। रोमानिया नेटो का सदस्य देश है, इसी तरह पोलैंड और लातविया भी, और ये तीनों देश यूक्रेन के पड़ोसी देश हैं। ऐसे में रूस का मंसूबा साफ है कि वो यूक्रेन के बाद इन्हीं देशों की तरफ बढ़ेगा। दुनिया के कई डिफेंस एक्सपर्ट्स ये दावा कर चुके हैं कि एक बार यूक्रेन पर कब्जा करने के बाद पुतिन रुकेंगे नहीं, उनकी विस्तारवादी भूख बढ़ती ही जाएगी। यूक्रेन के बाद पुतिन के निशाने पर वो देश है जो लगातार यूक्रेन की मदद करते आ रहे हैं। इसमें रोमानिया और पोलैंड का नाम भी शामिल है। रोमानिया के अलावा पोलैंड और लातविया ने रूसी ड्रोन घटना को असामान्य बताया है, इसे युद्ध की कोशिश करार दिया है। पोलैंड ने कहा है कि रूस ने वायु सीमा का उल्लंघन किया है, जबकि लातविया ने रूसी राजदूत को तलब किया है और रोमानिया ने रूस पर हमले की धमकी दी है। अगर कोई भी नेटो देश रूस पर हमला करता है तो रूस पलटवार जरूर करेगा, यानी यूरोप में नेटो वर्सेस रूस युद्ध शुरू हो सकता है। हालांकि इसके लिए फाइनल मोहर वॉशिंगटन में लगेगी, जहां रूस के लगातार सीमा उल्लंघन पर वॉर मीटिंग होनी है। इस बीच अमेरिका ने धमकी दी है कि अगर रूस ने सीमा उल्लंघन जारी रखा तो अमेरिका 2 घंटे में रूस के सभी मिसाइल लॉन्च पैड तबाह कर देगा। पेंटागन ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें रूस और चीन दोनों की मिसाइल साइट पर ताबड़तोड़ हमले दिखाए हैं। ये वही वीडियो है जिसमें एनिमेटेड वीडियो में मिसाइलें रूस के सैन्य ठिकानों को तबाह कर रही हैं। अमेरिका ने वीडियो जारी करके यह मैसेज दिया है कि वो नाटो देशों की रक्षा के लिए युद्ध में उतर सकता है। अमेरिका ने युद्ध के लिए धमकी तो दे दी है, लेकिन उसके लिए पुतिन से टकराना इतना आसान नहीं है, क्योंकि पुतिन ने चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान के साथ गठबंधन बना लिया है। वैसे भी अमेरिका मिडिल ईस्ट और साउथ चाइना सी में घिरा हुआ है, इसलिए वो अभी यूक्रेन के जरिए ही रूस पर हमले कराता रहेगा और बैकडोर से हथियार खुद पहुंचाता रहेगा। हो सकता है अब यूक्रेन अमेरिकी जेट F-16 से हमले करे। Bravo 6, second platoon is moving to rendezvous near your location. What's your status? Over. और यूक्रेन के टारगेट पर रूस के एटमी ठिकाने हैं, जिसमें पहला टारगेट कीव से 646 किलोमीटर दूर कल्जेस्क न्यूक्लियर मिसाइल बेस है और इसके बाद दूसरा टारगेट 1200 किलोमीटर दूर है जो तातीशेवा न्यूक्लियर मिसाइल फील्ड है। टारगेट 3 पर ओजूर न्यूक्लियर मिसाइल साइलो का नाम आ रहा है और जो यूक्रेन से 1400 किलोमीटर दूर पड़ता है। टारगेट 4 पर 2000 किलोमीटर दूर करताले न्यूक्लियर मिसाइल साइट है। इसके अलावा टारगेट 5 पर दबारवस्की न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्चिंग साइट है और कीव से करीब 2400 किलोमीटर दूर है। टारगेट 6 पर 2700 किलोमीटर दूर आलेस्क न्यूक्लियर मिसाइल बेस है, जिसे यूक्रेन अमेरिकी F-16 से तबाह करने की कोशिश में है।
बस अमेरिका का इशारा हो और यूक्रेन F-16 से हमला कर दे। इस बीच नेटो देशों ने भी अलर्ट जारी कर दिया है कि रूस के ड्रोन अगर फिर से एयर स्पेस में घुसें तो उन्हें मार गिराया जाए। रोमानिया ने सुरक्षा के लिए F-16 अलर्ट मोड पर डाल दिए हैं, जबकि पोलैंड ने F-16 जेट की एयर ड्रिल शुरू कर दी है, जिससे रूस को धमकाया जा सके। इसके अलावा नेटो ने यूरो फाइटर जेट फिनलैंड में तैनात कर दिए हैं। अगर रूस किसी भी नेटो देश पर हमला करता है तो तुरंत पलटवार किया जा सके। ये पहली दफा है जब फिनलैंड में ब्रिटेन ने यूरो फाइटर तैनात किए हैं। जबकि कुछ दिन पहले अमेरिका ने F-16 वहां भेजे थे। इस बीच वॉशिंगटन में रूस को धकेलने के लिए वॉर मीटिंग में हिस्सा लेने ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर पहुंच गए हैं। उनके साथ फ्रांस, जर्मनी, बाल्टिक और नॉर्डिक देशों के रक्षा मंत्री शामिल होंगे। मीटिंग में एक ऐसा प्लान बनाया जा रहा है जिससे यूक्रेन में तबाही रोकी जा सके और वो फ्रंट लाइन पर आकर रूस का मुकाबला कर सके। रूस के खिलाफ ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है। अगर नेटो युद्ध में उतरा तो भारी तबाही तय है, क्योंकि ISW यानी इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस के न्यूक्लियर हमले का खतरा बढ़ रहा है। इससे पहले CIA चीफ विलियम बर्न्स ने भी रूस के एटमी हमले का अंदेशा जताया था, जिसे लेकर ISW ने भी रिपोर्ट जारी की है। अमेरिका की धमकी के बाद रूस अरब में उसकी घेराबंदी कर रहा है। अरब के मोर्चे पर घेराबंदी के लिए रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव सऊदी अरब जा पहुंचे हैं। यानी रूस अमेरिका में यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट तक में टकराव बढ़ रहा है, जो एक महायुद्ध का संकेत दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और यूक्रेन के कुपियांस्क में रूसी सेना पर हमला हुआ है। बारूदी सुरंग में धमाके से रूसी सेना की बाइक नष्ट हुई। हमले में बचे सैनिकों पर ड्रोन से हमला। Стреляй! Автоматическим. एक तरफ रूस के आसमानी हमलों से यूक्रेनी धरती सुलग रही है, कीव से लेकर डोनेस्क तक बारूदी भूचाल आ रखा है, तो वहीं कुर्स्क में मौजूद यूक्रेनी सेना सरेंडर को मजबूर हो चुकी है। 6 अगस्त से अब तक 11,000 से भी ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे जा चुके हैं। सैकड़ों की तादाद में टैंक और तोप तबाह हो चुके हैं। बावजूद इसके ज़ेलेंस्की कुर्स्क में सैन्य अभियान को जारी रखे हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कुर्स्क में विफल होने के बाद भी ज़ेलेंस्की युद्ध पर अटल क्यों हैं? आखिर क्या है कुर्स्क से जुड़ा ज़ेलेंस्की का विक्ट्री प्लान? देखिए इस रिपोर्ट। बीते 1 महीने तक जिस कुर्स्क में यूक्रेन का दबदबा रहा, कुर्स्क के सैकड़ों वर्ग किलोमीटर के इलाके को यूक्रेन ने कब्जा कर लिया। अब उसी कुर्स्क में यूक्रेनी ब्रिगेड पनाह मांग रही है। रूस के प्रचंड प्रहार से छटपटा रही है। इतना ही नहीं, दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि कुर्स्क के जिन इलाकों में यूक्रेन का कंट्रोल था, अब उन्हीं इलाकों से यूक्रेनी सेना पीछे हटने को बेताब है। क्योंकि कुर्स्क में लगातार यूक्रेनी सैनिकों का संहार हो रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि कुर्स्क की तरह यूक्रेनी फौज ने पश्चिमी रूस के बेलगोरोद वोरोनिश प्रांत पर भी चढ़ाई की थी। मगर अब यह आशंका जताई जा रही है कि ज़ेलेंस्की ब्रिगेड हर फ्रंट पर घिर चुकी है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिकों के संहार के बाद भी ज़ेलेंस्की चुप क्यों है?
आखिर क्यों ज़ेलेंस्की अपनी सेना को पीछे हटने का ऑर्डर नहीं दे रहे? क्या कुर्स्क में यूक्रेनी सेना के खात्मे के बाद ही ज़ेलेंस्की सरेंडर करेंगे? हैरान करने वाली बात यह है कि ना तो ज़ेलेंस्की कुर्स्क से अपनी सेना को हटा रहे हैं, ना ही उन्हें हथियारों की खेप भेज रहे हैं। या फिर कुर्स्क में तैनात सेना के लिए बैकअप डिप्लॉय किया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि ज़ेलेंस्की चाहते क्या है? कुर्स्क में जंग को जारी रखने का मकसद क्या है? तो आपको बता दें कि पश्चिमी रूस के कुर्स्क प्रांत में भले ही यूक्रेनी फौज की हालत बेहद दयनीय हो चुकी है, भले ही यूक्रेनी सैनिकों की लगातार मौत हो रही है, और इस संघार पर ज़ेलेंस्की के मौन रहने के पीछे की वजह है अमेरिका और नेटो से मिलने वाले लॉन्ग रेंज हथियार। 6 अगस्त को ज़ेलेंस्की ब्रिगेड ने कुर्स्क पर धावा बोला और महज चंद दिनों में कुर्स्क के दर्जनों इलाकों पर कब्जा कर लिया। कुर्स्क में यूक्रेन के दबदबे के बाद अमेरिका ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार देने का ऐलान किया, जिनमें शामिल है AGM-158 लॉन्ग रेंज मिसाइल जो हवा से जमीन पर मार करती है। इस अमेरिकी ब्रह्मास्त्र की मारक क्षमता करीब 500 से 1000 किलोमीटर तक है। वहीं दूसरी लॉन्ग रेंज मिसाइल की बात करें, टॉमहॉक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे समंदर में युद्धपोतों या फिर सबमरीन के जरिए फायर किया जा सकता है। इस मिसाइल की रेंज 1500 से 2500 किलोमीटर तक है। तीसरी लॉन्ग रेंज हथियार SM-6 मिसाइल है और इस ब्रह्मास्त्र को भी समुद्री जंगबाजों के जरिए फायर किया जाता है। दावा किया जा रहा है कि यह मिसाइल 460 किलोमीटर तक विस्फोटक हमले कर सकती है। और अमेरिका से यूक्रेन को मिलने वाला चौथा लॉन्ग रेंज हथियार ATACMS टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे लॉन्चर के जरिए जमीन से दागा जा सकता है। इस मिसाइल की मारक क्षमता करीब 350 किलोमीटर है। आपको बता दें कि बीते कई महीनों से यूक्रेन क्रीमिया और कुर्स्क में ATACMS से हमला कर चुका है, इसलिए ज़ेलेंस्की ने इस मिसाइल की और मांग की है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कुर्स्क में जंग लड़ रही यूक्रेनी फौज ने ज़ेलेंस्की सरकार से पीछे हटने की अपील भी की। यूक्रेन आर्म्ड फोर्स की कई बटालियन कुर्स्क में जंग लड़ने से इनकार तक कर चुकी हैं। मगर ज़ेलेंस्की को उम्मीद है कि जैसे ही अमेरिका या फिर नेटो से लॉन्ग रेंज हथियार मिलेंगे तो यूक्रेनी ब्रिगेड कुर्स्क में फिर से जबरदस्त पलटवार करेगी। लॉन्ग रेंज हथियारों के दम पर कुर्स्क, बेलगोरोद और वोरोनिश में यूक्रेनी ध्वज लहराएगी। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने कुर्स्क समेत रूसी इलाकों में यूक्रेन की जीत का प्लान बनाया है। ज़ेलेंस्की यूक्रेन के विक्ट्री प्लान को प्रेसिडेंट बाइडेन को सौंपेंगे। इसके अलावा कमला हैरिस और ट्रंप को भी विक्ट्री प्लान भेजेंगे। अब सवाल यह है कि कब यूक्रेन को अमेरिका से लॉन्ग रेंज हथियारों की खेप मिलेगी, कब यूक्रेनी फौज उन लॉन्ग रेंज हथियारों का इस्तेमाल करेगी और कब कुर्स्क समेत रूस के कई इलाकों में रूसी ध्वज लहराएगा। फिलहाल इस पर तो सस्पेंस है, मगर कुर्स्क में रूस के आगे यूक्रेन सरेंडर के लिए मजबूर क्यों हुआ? कैसे कुर्स्क में रूसी फौज ने यूक्रेनी सैनिकों को चुन चुनकर मौत के घाट उतारा, इसका खुलासा भी खुद एक यूक्रेनी सैनिक ने किया। दरअसल यूक्रेनी सेना के जवान स्टैनिस्लाव पोनियातोव ने एक इंटरव्यू में बताया, कुर्स्क में रूस की सेना ने ज्यादातर हमले रात के वक्त अंजाम दिए। कुर्स्क में मौजूद यूक्रेनी ठिकानों पर रूस ने टुकड़ों में हमले किए। कई छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर रूसी सेना के जवानों ने प्रहार किया। सिलसिलेवार ढंग से किए गए हमलों से यूक्रेन संभल नहीं पाया और इस अटैक प्लान से कुर्स्क में मौजूद यूक्रेन के 80% सैनिक मारे गए।
मतलब ये कि सीरियल गुरिल्ला अटैक के जरिए रूस ने कुर्स्क के बैटल ग्राउंड में गदर मचा दिया। और शायद यही वजह है कि कुर्स्क में यूक्रेनी ब्रिगेड को घुटनों पर आना पड़ा। अब यह देखना होगा कि क्या ज़ेलेंस्की अपनी सेना को कुर्स्क से पीछे हटने का ऑर्डर देते हैं या फिर लॉन्ग रेंज हथियारों के फेर में फंसकर अपने सैकड़ों सैनिकों को बेमौत मरने के लिए छोड़ देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और ड्रोन से रूसी सेना के संहार का अभियान तेज। ड्रोन हमले में रूस का एक सैनिक जख्मी हुआ है। डोनेस्क में रूसी सैनिकों पर पलटवार जारी। Назад! Граната, блядь! मॉस्को पर 4 ड्रोन से हमले की कोशिश। जी हां, एयर डिफेंस ने मार गिराए सभी ड्रोन। मॉस्को की तरफ जा रहे थे सभी ड्रोन। 4 शहरों में एयर डिफेंस ने मार गिराए ड्रोन। वहीं खेरसौन में रूसी बोट पर यूक्रेन का हमला। यूक्रेन को होरा बटालियन का ड्रोन से हमला और ड्रोन से ग्रेनेड गिराकर रूसी बोट को नष्ट किया। बात मिडिल ईस्ट की। अब तक इजरायल ईरान को कमजोर करने के लिए उसके प्रॉक्सी संगठनों पर हमले कर रहा था, लेकिन अब उसने ईरानी ठिकानों को टारगेट करना शुरू कर दिया। दरअसल इजरायल ने सीरिया पर बड़ी एयर स्ट्राइक की है। इस स्ट्राइक में एक रिसर्च सेंटर को तबाह कर दिया गया। दावा किया गया है कि रिसर्च सेंटर IRGC का था, जिसके बाद ईरान ने इजरायल पर हमले की धमकी दी है। वहीं तुर्की ने भी मुस्लिम देशों को एक होने का पैगाम भेजा है। सवाल है कि क्या सीरिया पर हमला अब अरब महासंग्राम का आरंभ है? इस रिपोर्ट में देखिए। एक के बाद एक होते ये धमाके। इजरायल ईरान के बीच जंग का ट्रेलर। ये धमाके इजरायल ईरान के बीच होने वाली जंग की मुनादी कर रहे हैं। बारूदी बारिश के बीच दहलते ये शहर सीरिया के। जहां इजरायल ने बीती रात बड़ी एयर स्ट्राइक की। सीरिया पर करीब 15 जगह एयर अटैक किए गए, जिसमें 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 लोग घायल हुए। इजरायल की यह स्ट्राइक सीरिया पर थी, मगर इस स्ट्राइक के सेंटर में था ईरान। ईरान की मिलिट्री फैसिलिटी, उसका रिसर्च सेंटर। बीती रात इजरायल ने सीरिया के 4 शहरों मस्याफ, टार्टस, दमिश्क और होम्स पर एयर स्ट्राइक की। उसके टारगेट पर IRGC के ठिकाने और मिलिट्री फैसिलिटी थी। मस्याफ में एयर स्ट्राइक कर ईरानी रिसर्च सेंटर को तबाह कर दिया गया। टार्टस में हथियार ले जाते मिलिट्री काफिले को निशाना बनाया गया। होम्स और दमिश्क में हथियार डिपो के पर खच्चे उड़ा दिए गए। धमाके का ये वीडियो सीरिया में मौजूद हामा प्रांत के मस्याफ शहर का है, जहां मौजूद CRS रिसर्च सेंटर को इजरायल ने तबाह कर दिया। बीती रात हुए हमलों में यह रिसर्च सेंटर ही इजरायल का मुख्य टारगेट था। वैसे तो ये रिसर्च सेंटर सीरिया का था, लेकिन इजरायल का दावा है कि यहाँ IRGC से जुड़े काम होते थे। ये उसका एक गुप्त ठिकाना था, इसीलिए इस रिसर्च सेंटर को तबाह कर दिया गया।
इस रिसर्च सेंटर का नाम साइंटिफिक स्टडीज एंड रिसर्च सेंटर यानी SSRC था। दावा है कि SSRC रिसर्च सेंटर में फतेह शहाब 1, शहाब 2 बैलिस्टिक मिसाइल के पार्ट्स बनाए जाते थे। इसके साथ ही ईरानी ड्रोन्स के कुछ हिस्सों का यहाँ प्रोडक्शन होता था। हिजबुल्लाह की बुरकान मिसाइल के पार्ट भी इसी रिसर्च सेंटर में बनाए जाते थे। दावा है कि ईरान को कमजोर करने के मकसद से इजराइल ने इस रिसर्च सेंटर पर बड़ी एयर स्ट्राइक की, ताकि तेजी से बढ़ती ईरान की मिसाइल भंडार की रफ्तार पर लगाम लगाई जा सके। इजराइल के हमलों से ईरान आग बबूला है। IRGC के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी ने सीरिया में मारे गए लोगों को याद करते हुए कहा, ईरानी प्रतिशोध का डर लगातार इजराइल को डरा रहा है। निश्चिंत रहे, जवाब बहुत जल्द आएगा। ईरानी जवाब इस बार बेहद अलग होगा। इजराइल ये जान जाएगा कि वो बच नहीं सकता। इजराइल ने न सिर्फ सीरिया में ईरान को जख्म दिया, बल्कि लाल सागर और भूमध्य सागर में भी ईरान पर बड़े हमले किए। बीते 24 घंटे में समंदर में ईरानी जहाजों पर बड़े हमले हुए हैं। ये हमले ईरान के कार्गो शिप्स पर किए गए। दावा है कि इन अटैक के पीछे इजराइल का हाथ है, जिसका जवाब ईरान ने भी दिया है। दरअसल लाल सागर और भूमध्य सागर में ईरान के 14 जहाजों पर हमले हुए। ईरान ने भी इजराइल के 12 जहाजों पर मिसाइलें दागी। हालांकि इन हमलों में किसे कितना नुकसान हुआ, इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है। ईरान लगातार इजराइल को बड़े हमले की धमकी दे रहा है। वो बार बार ये दावा करता है कि हानिया की मौत का बदला जरूर लिया जाएगा। लेकिन सवाल है कि ईरान इजराइल पर हमला क्यों नहीं करता। दरअसल ईरान इस साल के अंत तक खुद को एटमी राष्ट्र घोषित कर सकता है। इस बात का दावा अमेरिका की हाउस इंटेलिजेंस कमेटी की रिपोर्ट में किया गया था। एटमी राष्ट्र बनने से पहले वो किसी भी देश से सीधे संघर्ष नहीं चाहता। ईरान भले ही परमाणु शक्ति बनने के इंतजार में है, लेकिन एर्दोआन ने इजराइल के खिलाफ बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। तुर्की के राष्ट्रपति इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों को एकजुट करने की तैयारी में है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा, इजराइल सिर्फ गाजा तक नहीं रुकने वाला है। उसे रोकने का एकमात्र रास्ता इस्लामी देशों का गठबंधन है। तुर्की ने इसकी तरफ अपना पहला कदम बढ़ा दिया है। दरअसल एर्दोआन का इशारा उनकी मिस्र यात्रा की तरफ था, जो 3 दिन पहले ही पूरी हुई है। दावा है कि आने वाले दिनों में वो कई इस्लामी राष्ट्रों का दौरा कर सकते हैं। साफ है, तुर्की इस्लामी देशों को लामबंद करने की तैयारी में है और इस लिस्ट में ईरान भी शामिल होगा, जो इजराइल के लिए खतरे की घंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस की सीमा पर यूक्रेन के स्नाइपर्स तैनात। रूसी सैनिकों पर सटीक निशाने से हमला। स्नाइपर के हमले में कई रूसी सैनिकों की मौत। वेस्ट बैंक में तबाही मचाने का फरमान दे चुके बेंजामिन नेतन्याहू अब 2 मोर्चों पर घिर गए हैं। एक तरफ इजरायल में उनका विरोध हो रहा है, तो दूसरी तरफ वेस्ट बैंक में इजरायली सैनिकों की मुसीबत बढ़ती जा रही है। अब वेस्ट बैंक के अलावा गाजा से भी इजरायल पर हमले शुरू हो गए हैं। ऐसे में बेंजामिन की युद्ध नीति को लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्या बेंजामिन के गलत फैसले से इजरायल लंबे चलने वाले युद्ध में फंस गया है? वेस्ट बैंक को गाजा जैसा बनाने का मंसूबा बेंजामिन नेतन्याहू को महंगा पड़ने लगा है। इजरायली सेना लगातार हमले कर तो रही है, लेकिन उसके सामने कई तरह के संकट आ गए हैं। वेस्ट बैंक में हमास लड़ाकों ने माइंस बिछाई हुई हैं। गुरिल्ला युद्ध नीति से हमास लड़ाके हमले कर रहे हैं, स्थानीय लोगों के बीच रह रहे हैं, जिससे उनकी पहचान नहीं हो पा रही है। आईडीएफ सैनिकों पर रात में हमला करके भाग जाते हैं। एनकाउंटर के वक्त महिलाएं और बच्चों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है।
ऐसे में इजरायली सैनिकों के लिए ऑपरेशन मुश्किल होता जा रहा है। हो सकता है वेस्ट बैंक में भी ऑपरेशन लंबा खींचे। इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू 2 मोर्चों पर घिर गए हैं। एक तरफ तेल अवीव में उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, लोग बंधकों की रिहाई को लेकर नेतन्याहू की नीति पर सवाल उठा रहे हैं। दूसरी तरफ वेस्ट बैंक में अल कुद्स के लड़ाकों ने रैली निकाली, जिसमें हाथों में हथियार लेकर नारे लगाए। वेस्ट बैंक में लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। जेनिन में रात के अंधेरे में पीआईजे और अल कुद्स के लड़ाकों ने हाथों में हथियार लेकर रैली निकाली और ये जगह आईडीएफ के कैंप से कुछ ही दूर पर थी। लेकिन इन लड़ाकों ने ऐलान कर दिया कि वो इजराइल को खत्म कर देंगे। हालात इजराइल में भी बेकाबू हो रहे हैं। तेल अवीव में दूर तक सिर्फ प्रदर्शनकारी दिख रहे थे। कई जगह पुलिस से भी झड़प हुई। बंधकों की रिहाई की मांग लोग कर रहे थे। उधर अब गाजा से भी हमास लड़ाकों ने हमले शुरू कर दिए हैं। आईडीएफ ने दावा किया है कि उत्तरी गाजा से अश्कलोन इलाके पर 2 रॉकेट दागे गए। यानी अब उन इलाकों से हमले होने लगे हैं जहां इजराइल ने हमास के सफाई की बात कही थी। जाहिर है ऐसे में बेंजामिन की मुसीबत बढ़ सकती है, क्योंकि युद्ध लंबा खिंच रहा है। सैनिक मारे जा रहे हैं, हमास का खात्मा हुआ नहीं है और अभी तक सभी बंधकों की रिहाई भी नहीं हो पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। नॉर्थ कोरिया सी ऑफ जापान के पश्चिमी छोर पर एक नेवल बेस बना रहा है। खुद नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम इस नौसैनिक अड्डे का मुआयना करने के लिए पहुंचे थे। जैसे इस किम के नए नेवल बेस से जुड़ी तस्वीरें सामने आई हैं और खबर दुनिया के सामने आई, वैसे ही पूर्वी एशिया से अमेरिका तक हड़कंप मच गया। आखिर क्यों, देखिए इस रिपोर्ट। अपने घातक हथियारों से दुश्मन के होश फाख्ता करने वाले, वक्त बेवक्त विध्वंसक हथियारों का टेस्ट करने वाले, अपने न्यूक्लियर विनाशकों के ट्रेलर से दुनिया में सनसनी फैलाने वाले नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने एक बार फिर अपने दांव से कोरियाई प्रायद्वीप में खलबली मचा दी है। दक्षिण कोरिया और अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल नॉर्थ कोरिया की ही न्यूज एजेंसी KCNA ने अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में यह दावा किया है कि नॉर्थ कोरिया के कांगवॉन प्रांत में नया नेवल बेस बन रहा है। टैपचॉन नेवल बेस की साइट को देखने किम जोंग भी पहुंचे। नेवल बेस साइट पर कंस्ट्रक्शन का काम युद्ध स्तर पर जारी है। नॉर्थ कोरियाई न्यूज एजेंसी KCNA के मुताबिक इसी सितंबर महीने में नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर नए नेवल बेस का मुआयना करने पहुंचे। किम के नेवल बेस साइट पर पहुंचने से जुड़ी तस्वीरें भी जारी की गई। इतना ही नहीं, नेवल बेस से जुड़ी सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए इस बात का खुलासा हुआ है कि नॉर्थ कोरिया ने सी ऑफ जापान के पश्चिमी छोर पर मौजूद वॉनसन बे के पास बसी मोनचोन काउंटी में नए नेवल बेस को बनाया है। यकीन मानिए, नॉर्थ कोरिया के सी ऑफ जापान में बनाए जा रहे इस सैन्य अड्डे से न सिर्फ कोरियाई प्रायद्वीप बल्कि जापान और अमेरिका की भी टेंशन बढ़ चुकी है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि चीन और रूस की मदद के जरिए नॉर्थ कोरिया नेवल बेस को बना रहा है ताकि पूर्वी एशिया में अमेरिका के दबदबे को कम कर सके। इतना ही नहीं, वॉर एक्सपर्ट ये आशंका जता रहे हैं कि पुतिन और शी के सहयोग से किम ऐसा बारूदी चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं जिसमें अमेरिका का फंसना तय है, क्योंकि पुतिन और शी ने नॉर्थ कोरिया के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। इसका मतलब ये कि जल्द ही नॉर्थ कोरिया के इस नेवल बेस पर रूस और चीन के जंगी बेड़ों की तैनाती हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। साल 2021 में एलन मस्क जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दुनिया के सबसे अमीर शख्स बने थे, जिसके बाद उनकी संपत्ति लगातार बढ़ रही है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मस्क 2027 तक दुनिया के पहले खरबपति बन सकते हैं, यानी आने वाले 3 सालों में उनके पास 1 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति होगी।
दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला, दुनिया की टॉप स्पेस रॉकेट बनाने वाली प्राइवेट कंपनी स्पेसएक्स। इन दोनों टॉप कंपनियों के मालिक हैं इलॉन मस्क, जो अपनी एडवांस सोच और आविष्कारों की वजह से एक अलग पहचान रखते हैं। और अब मस्क का यही नजरिया उन्हें दुनिया का पहला ट्रिलियनियर यानी खरबपति बना सकता है। ये दावा अरबपतियों की संपत्ति पर नजर रखने वाली संस्था इनफॉर्मा कनेक्ट एकेडमी की एक रिपोर्ट में किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक एलॉन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन सकते हैं। 3 सालों में उनकी संपत्ति 4 गुना बढ़ सकती है। ऐसा हुआ तो 2027 तक उनकी संपत्ति 1 ट्रिलियन से ज्यादा होगी। इसमें दो राय नहीं कि दुनिया भर के बिजनेस मार्केट्स में एलॉन मस्क का सिक्का चलता है। साल 2024 में उनकी संपत्ति 110% बढ़ी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त उनकी नेटवर्थ $237 बिलियन है, जो उन्हें दुनिया का सबसे अमीर शख्स बनाती है। मस्क की इस कामयाबी के पीछे उनकी 6 बड़ी कंपनियां हैं, जिसमें टॉप की 3 कंपनी टेस्ला, स्पेसएक्स और न्यूरालिंक का नाम शामिल है। ये तीनों कंपनियां अपने अपने क्षेत्र की लीडर मानी जाती हैं। मस्क की इन कंपनियों का व्यापार अलग अलग देशों में तेजी से फैल रहा है। यही वजह है कि 2027 तक मस्क की संपत्ति 4 गुना बढ़ सकती है, जो उन्हें दुनिया का पहला खरबपति बना देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।